जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में अपने लिए रोशनी का एक नया दरवाज़ा खुलता है। इसलिए किताबों को अपना साथी बनाएं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। 1947 के बाद पहली बार कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में आयोजित की जा रही है नवरात्रि पूजा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हनोई में की 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता। दोनों देशों में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक टिकट का किया अनावरण। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में विजेताओं को देंगी पुरस्कार। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। और 128 साल बाद ओलंपिक खेलों में होगी क्रिकेट की वापसी। क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की पहली जीत, श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में दुनिया भर से व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री ब्लू अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस भविष्यवादी योजना के अनुरूप 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 300 से ज्यादा समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व भी मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भविष्य के बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इस अत्याधुनिक ग्रीन फील्ड टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। दोनों के बीच हुई बैठक को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए खास माना जा रहा है। दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिचाई ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में भाग लेने के लिए गूगल की योजना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए HP के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गूगल की 100 भाषाओं की पहल को स्वीकार किया और भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने गूगल को सुशासन के लिए AI टूल पर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का स्वागत किया। पिचाई ने प्रधानमंत्री को जीपे और UPI की ताकत और पहुंच का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। पिचाई ने लिखा, भारत के लिए गूगल की चल रही प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के लिए आज की शानदार बैठक के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम एआई का लाभ उठाते हुए अपने संचालन का विस्तार कर रहे हैं और हमारी साझेदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भव अभियान को मिली शानदार प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। आयुष्मान भव अभियान के तहत अब तक 80,000 से अधिक लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रयास को मिली शानदार प्रतिक्रिया से प्रसन्नता हुई है। ये सच में जीवन बचाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक लोग इस नेक पहल में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को हार्दिक बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, न्यूजीलैंड के आम चुनावों में उनकी जीत के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को फिल्मों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म आरआरआर को घोषित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। इस वर्ष की गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सृष्टि लखेड़ा की एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। फिल्म इरवीन निझाल के गीत मायावा छायावा के लिए श्रेया घोषाल सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार ग्रहण करेंगी। फिल्म आरआरआर के गीत कोमुरम भीमुडो के लिए काल भैरव सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसी फिल्म के लिए प्रेम रक्षित को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिलेगा। देवी श्री प्रसाद को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए और एम कीरावानी को आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। सुजीत सरकार की फिल्म सरदार ऊधम सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार नवरात्रि के मौके पर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक शारदा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है। ऐतिहासिक शारदा मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की जा रही है। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भी यहां पूजा की गई थी और अब शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भी मंदिर में पूजा के मंत्र गूंज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें पुनरुद्धार के बाद 23 मार्च 2023 को इस मंदिर को दोबारा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये न केवल घाटी में शांति लौटने का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है।
और अब बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वियतनाम दौरे की। विदेश मंत्री ने वियतनाम के प्रधानमंत्री पाम मिन्ह चिन्ह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के विषयों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वियतनाम साझेदारी स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के विदेशी मामलों के आयोग के अध्यक्ष ले हो ट्रंग से मिले। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम की रणनीतिक अकादमी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत विषय पर संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका के महत्व को रेखांकित किया और क्वाड के योगदान पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने हनोई में अपने समकक्ष बुई थान सोह के साथ 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता और विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में सहयोग पर भी दृष्टिकोण साझा किए गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि कलारीपयट्टू और वोविनाम को दर्शाने वाले टिकट खेल के प्रति साझा संबंधों को दर्शाते हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ ने 11 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी। 11 मई को मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में करीब 20 अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें सेम सेक्स कपल, ट्रांसजेंडर पर्सन, LGBTQIA+ आदि शामिल हैं। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इनमें विपरीत लिंग की शादी को मान्यता है। अब बात करते हैं विश्व कप 2023 के 14वें मुकाबले की। कल सोमवार को विश्व कप 2023 के 14वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया। लखनऊ में हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। अब तक खेले गए अपने 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली जीत है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 43 ओवर 3 बॉल में ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 78 रन कुशल पेरेरा ने बनाए। वहीं एडम जेम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में 210 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट खोकर 35 ओवर 2 बॉल में ही 215 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 58 रन जोश इंग्लिश ने बनाए। वहीं श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुशंका ने 9 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए एडम जेम्पा को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। विश्व कप 2023 का 15वां मुकाबला आज हिमाचल के धर्मशाला में 2 बजे से नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व भर में क्रिकेट की लोकप्रियता की वजह से अब क्रिकेट मैच खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। क्रिकेट को लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से सोमवार को शामिल कर लिया गया है। 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में
क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने 141वें सत्र में जिन अन्य खेलों को शामिल किए जाने को मंजूरी दी है, उनमें स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को शामिल किया जाना इस अद्भुत खेल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, बेहद खुश हूं कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेल को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में हम विशेष रूप से क्रिकेट को शामिल करने का स्वागत करते हैं, जो इस अद्भुत खेल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 का सफल आयोजन किया गया। उसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का भी महाआयोजन सफल रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही कल्चरल बाजार और प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही सांस्कृतिक, शिल्प बाजार और प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी मेहमानों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। कल्चरल बाजार में देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कला का जीवंत उदाहरण देखने को मिला। इन प्रदर्शनियों में कपड़ा मंत्रालय ने कई प्रकार के स्टॉल लगाए। इनमें गुजरात की प्राचीन अजरक आर्ट के साथ साथ सोने की नक्काशी वाली उस्ता कला भी शामिल रही। इस दौरान बनारस की गुलाबी मीनाकारी भी देखने को मिली। इस गुलाबी मीनाकारी से आभूषण और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस गुलाबी मीनाकारी से बने कफलिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट किए थे। इसके साथ ही हिमाचल के प्राचीन हथकरघे के स्टॉल ने भी विदेशियों को खूब लुभाया। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 17 अक्टूबर साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर साल 1992 को इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक है विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना। यह दिन निर्धनता में रह रहे लोगों के साथ सक्रिय साझेदारी करके उन्हें निर्धनता से बाहर लाने के प्रयास पर बल देता है। इस दिन को चुनने की वजह यह है कि साल 1987 में आज ही के दिन पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे और इस बात की घोषणा हुई कि गरीबी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आने की आवश्यकता है। इस वर्ष इस दिन के लिए थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। शारदीय नवरात्र के अवसर पर देश भर में उत्साह का माहौल है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नवरात्रि की धूम को दिखाते हुए एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। झुम रमो आज नौरतनिया विराट छोरू ने मળી आज दर्शननी सौगात। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल है।
सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह से इस उत्सव के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज सामने आया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवरात्र की शुरुआत माडी नाम से एक नया गाना जारी करके की है। रुम झुम रमो आज नौरतनिया वीरात छोरू ने मली आज दर्शन नी सौगात। पीएम मोदी ने एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस गीत के बोल लिखे हैं जिसे दिव्य कुमार ने अपनी आवाज दी है। मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है। यह गाना गुजराती में गाया गया है और यह 9 दिवसीय नवरात्र उत्सव की शुरुआत करने के लिए एकदम सही गरबा सॉन्ग है। लाल लाल चुंदलड़े नभ लहराए। माडी दूसरा गाना है जिसे पीएम मोदी ने इस साल नवरात्र के लिए लिखा है। गाए तेनो गरबो ले जीले तेनो गरबो गरबो गुजरातनी गरबी में रात छे। शनिवार को उन्होंने बताया कि गरबो नाम से एक और गाना उन्होंने लिखा है। एक्स पर गाने का लिंक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, जैसा कि शुभ नवरात्रि हमारे सामने आ रही है, मुझे पिछले सप्ताह के दौरान मेरे द्वारा लिखे गए एक गरबा सॉन्ग को साझा करते हुए खुशी हो रही है। उत्सव की लय को सभी को गले लगाने दें। मैं दिव्य कुमार का इस गरबा को आवाज देने और संगीत देने के लिए मीत ब्रदर्स का धन्यवाद करता हूँ। नवरात्र संपूर्ण भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। गुजरात में इस दौरान गरबा खेला जाता है। नवरात्र में शक्ति साधना का एक तरीका यह नृत्य भी है। गरबा की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रख देते हैं और माँ शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दीप को गर्भदीप कहते हैं। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप के नाम से ही जाना जाता था। गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करने के समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती हैं। वह तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका होता है। कहते हैं कि तालियों की गूंज से माँ भवानी जागृत होती है। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। डांडिया, ताली, मंजीरा आदि कई चीजें बजाकर गरबा करने का चलन है। 9 दिनों तक देवी के समक्ष गरबा किया जाता है। वहीं बंगाल में धुनुची नृत्य या धुनुची नाच प्रचलित है। धुनुची नाच बंगाल की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जिसकी झलक हर दुर्गा पूजा पंडाल में देखी जा सकती है। दरअसल धुनुची मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें सूखा नारियल, जलता कोयला, कपूर और थोड़ी सी हवन सामग्री रखी जाती है। इसी मिट्टी की धुनुची को हाथ में पकड़कर नृत्य करने की कला धुनुची नाच कहलाती है। कुछ श्रद्धालु तो इस धुनुची को मुंह में भी पकड़कर नृत्य करते हैं, वो भी बंगाल के स्थानीय ढोल और नगाड़ों की थाप पर। कोलकाता में 2 तरह से दुर्गा पूजा की जाती है, जिसमें रस्मों के अलावा सब कुछ अलग होता है। परंपरा के अनुसार एक होती है पारा दुर्गा पूजा यानी स्थानीय दुर्गा पूजा, जो सामान्यतः पंडालों और कम्युनिटी हॉल में होती है। इस दौरान पंडालों को थीम के अनुरूप सजाया जाता है। रोशनी की सजावट, देवी दुर्गा की सुंदर प्रतिमा, ये सभी इस पूजा की खासियत है। दूसरी है बारिर दुर्गा पूजा। उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता में इसी परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। बारिर का अर्थ है घर में पूजा। यह पूजा बाहर रह रहे लोगों को अपनी जड़ों के करीब लाती है।